नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक आंचलिक कहानी को पढ़ने वाले हैं, कोशिका घटवार, जो कि शेखर जोशी के द्वारा लिखित कहानी है, जिस पर UGC में बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और जो भी इस YouTube चैनल से जुड़े हैं आप सभी को जानकारी होगी कि हम बहुत ही सूक्ष्म बारीक दृष्टि से पढ़ते हैं, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं, ताकि हमारा एक भी प्रश्न परीक्षा में रह ना जाए। ठीक, शेखर जोशी, इनके संबंध में थोड़ा व्यक्तिगत जानकारी, इनकी व्यक्तिगत जानकारी को ले लेते हैं। इनके जन्म के संबंध में बात करते हैं। मैंने यह बताया है कि इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो भी आप कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार लगे हैं, उनको आप उनके जन्म वर्ष को ध्यान रखना उचित है। ठीक, क्योंकि प्रश्न बनते हैं वहाँ से। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 10 सितंबर 1932 को। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 सितंबर 1932 को शेखर जोशी का जन्म हुआ है। और हुआ कहाँ है? यह महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कोशिका घटवार एक तरह से कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है। ठीक, इसके पहले आंचलिक कहानी या आंचलिक उपन्यास क्या होता है, हम महिला आंचल में इसका बहुत ही इस पर बात कर चुके हैं। आंचलिकता के संबंध में, आंचलिक शब्द के संबंध में, आंचलिक उपन्यास आदि के संबंध में। जिन्होंने महिला आंचल उपन्यास नहीं पढ़ा है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो मैंने बताया कि शेखर जोशी, जिनका जन्म हुआ है 10 सितंबर 1932, कहाँ हुआ है? उत्तराखंड, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के अमोढ़ा जिले में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ है। क्यों जानना ज़रूरी है कहाँ इनका जन्म हुआ है? क्योंकि यह आंचलिक कहानी है, तो क्षेत्र विशेष की संस्कृति जो है इस कहानी में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए यह जानना उचित है। इनकी कुछ रचनाओं को देख लेंगे। इनकी रचनाओं को पूछा जाता है। ठीक, तो हम उस रचनाओं को भी देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कोशिका घटवार। अब यहाँ यह एक चीज़ ध्यान रखने की है कि कोशिका घटवार कहानी कब प्रकाशित है। मैं लिख लेती हूँ पहले, कोशिका घटवार कहानी कब लिखा गया है? कहानी लिखा गया 1957 में। ठीक है, और कहानी संग्रह कब प्रकाशित है? कोशिका घटवार नाम से ही एक संग्रह भी प्रकाशित है। यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर आप लोग फिर पूछने लगेंगे कि ये तो 58 में प्रकाशित है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे संग्रह 1958 में प्रकाशित है, जबकि कहानी 1957 में है। ठीक है, क्या बताया मैंने? कोशिका घटवार कहानी कब लिखा गया है? 1957 में। ठीक है, और वहीं कहानी संग्रह, कोशिका घटवार नाम से कहानी संग्रह भी आई है, वो कब है? वो कब प्रकाशित है? 1958 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ बार बार पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी कहानियाँ जो है बार बार पूछी जाती हैं, वह देख लेते हैं। और उसके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखना उचित है, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक, यह तो हुआ कोशिका घटवार कहानी और कहानी संग्रह के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा कौन सी कहानियाँ उनकी पूछी जाती हैं? इसके अलावा पूछी जाती है साथ के लोग। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ये बात कर रहे हैं संग्रह के संबंध में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ के लोग क्या है? कहानी संग्रह है। किसकी कहानी संग्रह है? शेखर जोशी की कहानी संग्रह है। और कब प्रकाशित है? 78 में। ठीक है, इसके अलावा साथ के लोग, इसके अलावा हलवाहा, ये पूछा गया है कहानी किसकी है? कहानी संग्रह। तो हलवाहा कहानी संग्रह किसकी है? तो शेखर जोशी की कहानी संग्रह है और 1981 में प्रकाशित है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है मेरा पहाड़। ध्यान में रख लीजिएगा, पूछा गया है प्रश्न, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या है? नौरंगी बीमार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूछा है UGC नेट ने कि ये नौरंगी बीमार है, किसका? कहानी संग्रह है। तो ध्यान रखेंगे शेखर जोशी की कहानी संग्रह है। और जैसा कि मैंने बताया है कि जन्म वर्ष, उनकी रचनाएं, कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई, कौन सा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, ये सभी हमें ध्यान में रखना अनिवार्य है। ठीक, नौरंगी बीमार है 1990 में प्रकाशित है। इसके अलावा है
डांगरी वाले। डांगरी वाले कब है? 1994 में। ठीक है, ये इसके साथ ही और कुछ हैं प्रमुख रचनाएं, वो है बच्चे का सपना। बच्चे का सपना कब? 2004 में। इसके अलावा एक और कहानी संग्रह बच रहा है, वो है आदमी का डर, जो कि है 2011 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। कोसी का घटवार कहानी कब प्रकाशित है? कोसी का घटवार कहानी प्रकाशित है 1957 में। ठीक, वहीं कोसी का घटवार कहानी संग्रह कब प्रकाशित है? तो 1958 में। ठीक, उसके अलावा उनके कौन कौन से कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं? वो है 7 के लोग। ठीक, ध्यान में रख लेंगे, 7 के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, बच्चे का सपना, आदमी का डर। क्रम से ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्रम से ही पूछा जाता है, क्रम से लगाने के लिए ही परीक्षा में देता है। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ये तो हुआ रचनाकार और उनकी रचना के संबंध में बात, जो कि पूछा जाता है बार बार, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब शेखर जोशी जो हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं, वो नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनका जुड़ाव किस कहानी, भिन्न भिन्न प्रकार के कहानी आंदोलन हुए थे, तो ये किससे जुड़े हैं? नई कहानी से। ठीक है, कौन जुड़ा है? शेखर जोशी, बहुत ही चर्चित कथाकार है, और इनका कोशी का घटवार सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी है। ध्यान में रखेंगे, जितनी भी इनकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह है, उसमें से सबसे प्रमुख और चर्चित और लोकप्रिय कहानी कौन है? वो है कोशी का घटवार, जिस पर फिल्म भी बनी हुई है। ठीक, और कोशी घटवार कहानी जो है पहाड़ी परिवेश की कहानी है। ठीक है, इसमें पहाड़ी जीवन की झलक भी हमें देखने को मिलती है। ध्यान में रखेंगे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक, तो वहाँ की संस्कृति, वो जो उत्तराखंड ऐसे ही पहाड़ी अंचल है। ठीक, तो वहीं से आप ध्यान में रखेंगे कि कोशी का घटवार कहानी में पहाड़ी परिवेश की कहानी है, पहाड़ी परिवेश की संस्कृति हमें उसमें दिखती है। ठीक, पहाड़ी परिवेश की हमें झलक मिलती है कोशी का घटवार कहानी में। ठीक है, और हमें नई कहानी में यथार्थ की जो झलक है, उसमें भी उसकी भी झलक हमें दिखती है कोशी के घटवार कहानी में। ठीक है, और यह भी ध्यान रखेंगे, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह कहानी जो है फ्लैशबैक शैली में लिखी है। फ्लैशबैक शैली में एक और रचना है जो कि उसने कहा था नाम से प्रसिद्ध है, वह भी फ्लैशबैक शैली में है, पूर्वदीप्त शैली में है। उसी प्रकार कोशी का घटवार कहानी भी है, वो क्या है? फ्लैशबैक शैली पर ही आधारित है और आंचलिक कहानी, जैसे कि मैंने बता दिया। ठीक, अब ये कोशी का घटवार क्या होता है? घटवार अगर किसी ने सोचा विचारा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो मैं बता देती हूँ। घटवार क्या है? पंचक्की। ठीक है, जो पानी से चलता है। ठीक, और उसमें क्या होता है? आटा वगैरह पीसा जाता है। ठीक है, तो वही है घटवार। ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। अब आगे चलते हैं, क्या क्या और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस कहानी में जानने लायक हैं, वह जान लेते हैं। उसके बाद हम कहानी को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे, बारीक दृष्टि से पढ़ेंगे। ठीक है, कोशी का घटवार जो कहानी संग्रह है, उसमें कौन कौन सी अन्य कहानियाँ संकलित हैं? तो उसमें दाज्यू, उस्ताद, कविप्रिया। ये कविप्रिया एक रीतिकाल के प्रमुख कवि की रचना भी है, या आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। रीतिकाल हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ाया गया है, तो आप लोग बताइए कि कविप्रिया किसकी प्रमुख रचना है रीतिकाल में। ठीक, तो वहाँ से यह ध्यान रखेंगे कि कविप्रिया शेखर जोशी की भी एक कहानी है। ठीक, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियाँ, ये सभी कहाँ हैं? कोशी के घटवार कहानी संग्रह में ये सभी रचनाएं प्रकाशित है। ठीक है, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुबो दीदी, बदबू, ये सभी ध्यान रख लेंगे कि ये कोशी घटवार कहानी में संकलित कहानियां हैं। अब कथासार पे आते हैं। इसके पहले सूक्ष्म दृष्टि एक बैकग्राउंड में बता देती हूँ कहानी का क्या है। इसमें क्या है? एक पूर्व सैनिक है, उसका क्या नाम है? गोसाई नाम है। ठीक, और वो क्या है? गांव की एक लड़की है लक्ष्मा करके, उससे प्रेम करता है।
ठीक है, लेकिन उसका विवाह हो नहीं पाता है और लक्ष्मा का विवाह कहीं और हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार प्रेम का जो वातावरण होता है गांव देहात एरिया में, कैसे लोग प्रेम को देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम, परिस्थितियाँ किस प्रकार होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कहानी पढ़ने के दौरान। ठीक, और जब वो लक्ष्मा से प्रेम करता है, लेकिन जब लक्ष्मा की शादी कहीं और हो जाती है तो गुसाई से टूट जाता है। ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे आगे। कथासार क्या है? कथासार देख लीजिए। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम का अद्भुत कहानी है। गुसाई और लक्ष्मा, ऐसे तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे कितने पात्र आ रहे हैं? ऐसे लगभग 12 पात्र हैं इसमें। ठीक, 12 पात्र हैं। कुल कितने पात्र आ रहे हैं? कुल 12 पात्र हैं। ठीक, लेकिन 2 ही पात्र प्रमुख हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 ही पात्र प्रमुख हैं, वो है लक्ष्मा और गोसाई। इसके अलावा 12 पात्र आएंगे, जब हम कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे। वो बहुत प्रमुख है नहीं, फिर भी उसको जान लेना जरूरी ही है, अनिवार्य ही है, क्योंकि जिसे मैं कहीं से भी प्रश्न कर दे रहा है तो हम सभी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लेकिन प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मा है और गोसाई है। गोसाई कौन है? एक फौजी है, ध्यान में रखिएगा। फौजी था कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, फौजी था वो, अब वो फौजी का कार्य छोड़ चुका है, पूर्व फौजी था। ठीक, रिटायर हो चुका है। और कैसा था वो? अनाथ था, ध्यान में रखेंगे। ठीक, और इस कहानी में क्या चित्रित है? लक्ष्मा के अद्भुत प्रेम कहानी का चित्रण है इस कहानी में। ठीक, पहाड़ का परिवेश मैंने बताया पहले ही कि जब हम इस कहानी में पहाड़ की संस्कृति, वहाँ का परिवेश हमें देखने को मिलेगा। फ्लैशबैक शैली, पूर्वदीप्त शैली की तकनीक का प्रयोग हुआ है इस कहानी में। सूखे की स्थिति का भी जिक्र है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे आगे तब हम देखेंगे कि सूखा पड़ा हुआ है गांव में। ठीक है, पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख है। ध्यान में रखेंगे किसकी समस्या का उल्लेख है? पहाड़ों के पलायन की समस्या का भी उल्लेख है। पहाड़ों से लोग पलायन करते हैं, क्यों करते हैं? पहाड़ों में उस प्रकार की सुविधा नहीं होती है जो एक समवर्ती इलाके में होती है। ठीक, मैदानी क्षेत्र में जिस प्रकार की सुविधाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक, वहाँ अस्पताल, स्कूल, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वही उपलब्ध नहीं होगा तो कोई क्यों रहेगा? ठीक, अस्पताल नहीं होंगे, कॉलेजेस नहीं होंगे तो पहाड़ी एरिया में कोई रहेगा क्यों? इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे तो 2 वृक्ष का बार बार जिक्र आता है, एक मिहल और एक है दाड़ीम। ध्यान में रख लेंगे, अगर पूछ लेता है यूजीसी कि किस 2 पेड़ों का बारंबार जिक्र आता है, बार बार जिक्र आएगा। मिहल, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मिहल के वृक्ष के नीचे गुसाई बैठा होता है और दाड़ीम के पेड़ के नीचे लक्ष्मा बैठती है। हम आगे सब चीज़ें पढ़ेंगे। उल्लेखित स्थान हल्द्वानी और गंगनाथ, ये स्थान उल्लेखित हैं। पात्र देखते हैं, पात्र कौन कौन से हैं? गुसाई जो कि पूर्व सैनिक है। ठीक, कोसी के किनारे घट, गेहूं पीसने की व्यवस्था है इसकी। किस नदी का जिक्र है? कोशी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का शोक भी कहते हैं कोशी नदी को। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको फौज में जाने की इच्छा कैसे होती है गुसाई को? तो हवलदार धर्म सिंह के पैंट को देखकर। ठीक, कि यहाँ जाएंगे, फौज में जाएंगे तो हवलदार धर्म सिंह के जैसा ही पैंट पहनने को मिलेगा। इसी से गुसाई कहाँ जाता है? फौज में जाता है। और ध्यान में रख लेंगे, ये प्रमुख पॉइंट है। ठीक, धर्म सिंह कौन है? हवलदार है। किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह। राम सिंह रमुआ से होने का पता चलता है। लक्ष्मा का विवाह हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया है। किससे होता है? रमुआ से होता है, राम सिंह से होता है। ठीक,
किसका विवाह? लक्ष्मण का विवाह किससे होता है? राम सिंह से होता है। किंतु गुसाई को इसका पता किसके माध्यम से चलता है? किशन सिंह के माध्यम से। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब लक्ष्मण कौन है? गुसाई की प्रेमिका है, और कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो विधवा हो चुकी है, ठीक। और साथ में उसका एक 6-7 साल का बेटा है, पुत्र है, मायके में रहती है और स्वाभिमानी स्त्री है। देखेंगे हम आगे जब पढ़ेंगे तो किस प्रकार जब वो मायके में रहती है तो उसके चाचा सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी ले लेगी, तो उसके कारण वो बोल देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग अपना चीज़ अपने रखिए, ठीक। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए कहानी पर आ जाते हैं डायरेक्ट। कोशी का घटवार कहानी, शेखर जोशी, ठीक है। अभी खप्पर में 1/4 से अधिक गेहूं शेष था। खप्पर क्या होता है? और यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यूजीसी जो है इसके पहले पूछ चुका है एक चिरऊ करके। चिरऊ क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो मंगलसूत्र को चिरऊ बोला जाता है, ठीक। तो यूजीसी पहले प्रश्न कर चुका है कि ये चिरऊ क्या होता है, ठीक। तो खप्पर क्या है? तो खप्पर जो होता है ना, चक्की का ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें गेहूं डालते हैं, ठीक। तो मैंने पहले ही बता दिया है घटवार माने क्या होता है ना। अभी खप्पर में 1/4 से अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पुल्टा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि कितनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है किसके संबंध में बात की जा रही है? गोसाई के संबंध में, ठीक। क्या करता था? आटा पीसता था, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकल आया। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ आई थी। क्या हो गया था? उसके बदन पर आटा लग गया था, ठीक है। आटा जब वो पीसता था तो आटा उसके शरीर पर भी लग गया है। खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जय साल्ला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ से कहाँ तक चला गया। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सूखे की स्थिति का जिक्र आया है इस कहानी में, तो वही कहा जा रहा है कि पिछली वर्ष तो इस समय तक वर्षा हो चुकी थी और धान रोपाई हो भी चुकी थी, किंतु इस वर्ष तक वर्षा का नामो निशान नहीं है, बारिश नहीं हुई है। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियाँ सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट। अब यह ध्यान रख लेंगे किसके किनारे है? गुसाई का जो घट है वो कोसी नदी के किनारे है, ठीक। बहुत से ऑप्शन दे देगा, गंगा, यमुना, ये भिन्न भिन्न नदियों के नाम दे देगा, पूछेगा कि किसके किनारे हैं गुसाई का घट, तो ध्यान रख लेंगे वो कोसी नदी के किनारे है। पर इसकी भी चाल ऐसी ही लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के नीचे खंड में छिच्चर छिच्चर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इस मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए।
छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी के गुल के अंदर चलने लगा। कौन क्या पहना है? फौजी पैंट पहना है। कौन? गुसाई। ठीक। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास को लेकर उसने बांध में एक दो पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट के पास आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। कौन? गुसाई। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। पिसान मने होता है आटा की, अनाज की पोटली जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जो कि पिसाने के लिए ले आ रहा है। कहाँ ला रहा है? गुसाई के पास। क्यों? क्योंकि उसका घट था। ठीक, अनाज पीसने का काम करता था गुसाई। ठीक, तो जब आप बाहर आता है तो देखता है कि एक आदमी पिसान लिए माथे पर रखे, सर पर रखे, उसकी ओर चला आ रहा है। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हे हो, यहाँ लंबर देर से आएगा। ध्यान में देखेंगे कि यहाँ आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हुए नंबर की जगह लंबर का प्रयोग किया है। ठीक, लेखक ने, कहानीकार ने। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उदयम सिंह के घट में दे लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा देंगे? कौन कह रहा है? वो आदमी। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का ही बाप रखा है जी, यहाँ जरूरी का ही बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उठाता रहा। ये मिहल क्या? एक पहाड़ी वृक्ष है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि मिहल और दाड़िम का जिक्र है वृक्ष का, तो ये मिहल किस प्रकार का वृक्ष है? पहाड़ी वृक्ष है। ठीक, और वहाँ पर बैठकर मिहल के वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करने लगा? गुसाई चिलम पीने लगा। खस्सर खस्सर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिचर छिचर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज़ धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि वो अकेले है तो उसको ये अकेलापन खल रहा है। किसको? गुसाई को। ठीक, क्या कह रहा है कि कहीं कोई चिड़िया तक नहीं बोलती। ठीक, किसी भी प्राणी का कोई स्वर भी नहीं है। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैले को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। वो फिर सोचने लगा, जिस आदमी को उसने लौटा दिया कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तुम दूसरे को दे दो, वो फिर सोचने लगा कि क्यों लौटा दिया मैंने, कम से कम उससे कुछ बातचीत तो हो सकती थी। ठीक, कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है।
सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही। जिसे अपना कह सके ऐसा किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। तो उसका विवाह, शादी विवाह गुसाई का हुआ नहीं है। ठीक। घुटनों तक उठी पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि वो पानी देखने गया था कि कहीं से तो निकल तो नहीं रहा है, तो उसने पैंट को मोड़ लिया था। तो फिर अभी उसने उस पैंट को खोल दिया और उस पैंट का भाग जो है थोड़ा सा भीग गया था। पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्का की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है, ध्यान में रखेंगे। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूली। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह, ध्यान में रखेंगे धर्म सिंह कौन है, हवलदार है। हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में आया था। जैसा कि मैंने बताया कि हवलदार धर्म सिंह की पैंट को देखकर ही इतना उसको पसंद आया था गुसाई को कि इसी आकर्षण से, इसी पैंट को पहनने के आकर्षण से गुसाई कहाँ गया था, फौज में गया था। ठीक। तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबद्ध है। उस बार की छुट्टी की बात, कौन महीना था, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सर पर क्रॉस खूंखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तरी नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया। एनुअल लीव माने जो वार्षिक अवकाश मिलता है। ठीक। तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए। चाचा का गोट एकदम भर गया। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। हल्द्वानी का जिक्र है, मैंने पहले ही कह दिया है कि स्थान एक हल्द्वानी का जिक्र आ रहा है, तो वहाँ का प्रसिद्ध क्या है, वहाँ का हल्द्वानी का तंबाकू प्रसिद्ध है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पूछ लेता है अगर कि हल्द्वानी में क्या प्रसिद्ध है ऐसा कोसी घटवार कहानी के अनुसार, तो तंबाकू। हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। नाला पार के अपने गांव के भैंस से कटाया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा भी आई। आखिर खोज किसको रही थी गुसाई की आंखें, लक्ष्मा को ही। ठीक है, लक्ष्मा भी आई, पर गुसाई उस दिन उससे न मिल सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उस दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछे पहनने लगा है। तिरछी पहनने लगा, कौन पहनता था, जो गुसाई हैं वो
टोपी को कैसे पहनता था, तिरछी पहनने लगा था। उसे देखकर एक सोबिनिया करके कोई महिला का जिक्र आ रहा है, उसका लड़का भी उस टोपी को कैसे पहनने लगा था, तिरछी पहनने लगा था। ठीक। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। किसके लोभ में बच्चे उसके पीछे रहते थे? सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकर के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। अब ये काफल क्या होता है? काफल जो होता है लाल लाल एक उसको क्या कहेंगे, लाल लाल एक फल होता है। ठीक, लीची के तरह। लीची तो आप लोग जानते ही होंगे ना, उसी तरह एक काफल भी होता है, वैसे ही लाल दिखता है, वैसे ही हल्का सा कटीला होता है। ठीक। क्या खा रही थी लक्ष्मा? यही काफल खा रही थी। पके पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना छपटी करके गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं हंस दी थी। कौन? लक्ष्मा। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरे सुवा, या कुछ ऐसी ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। पहले ही मैंने जिक्र कर दिया, राम सिंह से लक्ष्मा का विवाह हुआ था, जिसको रमुआ बोलते थे। ठीक। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। क्यों लक्ष्मा का विवाह नहीं हुआ था गुसाई से? क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गुसाई अनाथ था, उसका कोई नहीं था, माँ बाप उसके नहीं थे। ठीक। तो लक्ष्मा के बाप ने क्या कहा था कि, जिसके इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि किसने कहा था ये कथन। तो लक्ष्मा के बाप ने क्या कहा था और क्या कहा था कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर रखने वाले को छोकरी कैसे देते हम? उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़ी तिरछी बात चलाई थी। उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की ही है। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। कौन कहता है कि गुसाई को कैसे पता चलता है कि लक्ष्मा का विवाह हो गया है? तो किशन सिंह से। किशन सिंह है कौन? तो एक सिपाही है, उसी से पता चलता है कि राम सिंह से लक्ष्मा का विवाह हो गया है। ठीक, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला गया था। रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लगाने वाला गुसाई ने उस दिन पेशी कराई थी मलेरिया प्रिकॉशन ना कराने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला
साला एडजस्टमेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पंक्ति किसने कहा था कि गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया था कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि गंगानाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन ही नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। किसको? गुसाई को। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने वाले की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा। लगातार 15 साल तक वह क्या किया उसने वह गांव ही नहीं आया। ठीक। पिछले बैसाख में वह गांव लौटा 15 साल बाद। ये भी ध्यान रखेंगे कि वह गांव कितने साल बाद आता है? 15 साल बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बालों को लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पनचक्की की खटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। अब होता क्या है कि जब वह इन अपने पूर्व की चीज़ें सोच रहा होता है, उसके आगे उसके पिछले जीवन में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तब एक आकृति, महिला आकृति उसकी ओर आती है। तो वह सोचता है कि इसको भी मैं कह देता हूँ कि तुम चली जाओ, क्योंकि वो उसके पास पिसान बहुत पहले से ही बहुत पड़ा हुआ था। ठीक, क्योंकि इसके पहले उसने एक आदमी को लौटा दिया था, किंतु उसका मन नहीं हुआ कि फिर चिल्ला के वो कहे कि पिसान ले जाओ। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। चक्की की बदलती आवाज़ मतलब कि अब चक्की में जब अनाज नहीं होता है तो उसका आवाज़ थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक, वहाँ से आप समझ पाएंगे कि उसमें अनाज खत्म हो गया है। तो उसी प्रकार गुसाई को समझ में आ जाता है कि उसमें अनाज खत्म हो गया है, तो वह अंदर चला जाता है। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैली में भरने लगा।
घट के अंदर मथाने की छिच्चर छिच्चर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पार्ट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। वह स्त्री उस समय तक वहाँ पहुँच चुकी थी, ठीक है। और आकर क्या बोलती है कि कब बारी आएगी? गुसाई से कह रही है, एक स्त्री आई है, कह रही है कि कब बारी आएगी जी, रात में रोटी के लिए भी आटा नहीं है। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझा का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसकी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफ़ेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे गुसाई का उत्तर पाने के लिए आतुर थी। वह क्या कह रही है कि मेरा नंबर कब आएगा? स्त्री कह रही है, ठीक है, किसी गुसाई से। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। वो पूछ रही है कि मेरा नंबर आएगा, और उस बोझा को क्या रखी है उसने? सर ही पर रखा है। क्यों? क्योंकि अगर वो सोच रही है कि अगर यहाँ पे नहीं कर देगा चक्की वाला तो आगे चली जाएगी, ठीक। दूसरी बार प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले से ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। किसने? गुसाई ने। स्त्री ने किसी प्रकार का अन्य विनय नहीं किया। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसने बुला लेने के लिए उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई थी। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में सभी इसी नाम से पुकारते थे। मायके में, ठीक है, कहाँ रहती है इसका मतलब स्त्री? मायके में। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिशान स्वीकार न करने के बाद भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक
अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाया में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोरों से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चली गई। मिहल के पेड़ की छाया के नीचे गुसाई बैठा हुआ था और लक्ष्मा देखती है कि बैठने का कहाँ जगह है। तो वह देखती है कि दाड़िम की पेड़ की छाया को छोड़कर और कहीं बैठने लायक जगह नहीं है, तो वो वहाँ चली जाती है। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें। घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबा राता। क्या कह रही है? गुसाई को लक्ष्मा ने अभी देखा नहीं है, ठीक। वह कह रही है कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, तुमने बड़ा उपकार कर दिया। अभी जिस घटवार के पास जा रही है, पता नहीं उसमें भी कितने देर के बाद नंबर आता, ठीक। अजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचन को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इसके पूर्व ही उसने कहा, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए भी एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई को देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल पल्लवित होकर बहने लगी, तो भी लक्ष्मा इतना आश्चर्य ना होती जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखकर हुआ। उसे विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई है। अब अंततः वह देख लेती है, ठीक है, कि यह कौन है, गुसाई है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? गुसाई क्या पूछता है, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। किसने? लक्ष्मा ने। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सिंक लेकर आग कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके में ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने आप को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उससे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई को ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चिरेऊ, सुहाग चिन्ह नहीं था। चिरेऊ ये पूछा गया है प्रश्न, ध्यान में रख लेंगे, यूजीसी नेट में पूछा गया है कि चिरेऊ का क्या अर्थ था कोश्य की घटवार कहानी में, तो ध्यान में रखेंगे चिरेऊ जो कि सुहाग चिन्ह। अब सुहाग चिन्ह मतलब वो मंगलसूत्र, ठीक है, मंगलसूत्र नहीं था। गुसाई देखता है, उसको पूछ तो लेता है कि कब तक तुम मायके में रहोगी,
तब वो रोने लगती है। तो फिर उसका ध्यान, गुसाई का ध्यान उसके शरीर की ओर जाता है और तब दिखता है कि उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो उठ रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता, ध्यान में रखेंगे पंक्ति को, जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानियों से किसी तरह पिंड छुड़ाकर माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यह कौन कह रहा है, ध्यान में रखेंगे, यह लक्ष्मा कह रही है कि किसी तरह वो भागी है जेठ जेठानियों से पिंड छुड़ाकर। कहाँ? माँ का बीमारी का बहाना लेकर, ठीक है, माँ की बीमारी का बहाना लेकर तो आती है, किंतु उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक अभागा मुझे रोने को रह गया, मतलब उसका एक बेटा है, उसी के लिए उसको रहना पड़ रहा है, नहीं तो वो कहती है कब का मैं डूबकर मर चुकी होती। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। ध्यान में रख लेंगे, यहाँ से वह हमें लक्ष्मा का कौन सा व्यक्तित्व की जानकारी मिल रही है, यहाँ से हमें उसके स्वाभिमानी है, वो उसका व्यक्तित्व स्वाभिमानी स्त्री है, ठीक है। उसका झलक हमें इन पंक्तियों से मिल रही है कि उसको अपने बाप दादा की जायदाद नहीं चाहिए, ठीक है, वो इसी प्रकार अपना जीवन बसर कर लेगी, ठीक। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़ीम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले लक्ष्मा को देख रहा है। और यह पहले ही मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि गुसाई लक्ष्मा को प्रेम करता था, ठीक, किंतु जब विवाह नहीं होता है तो चला जाता है फौज में, ठीक, और फिर लक्ष्मा से कब मिल रहा है? 15-16 साल बाद मिल रहा है, ठीक। कितनी तेज धूप है इस साला, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लटको सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाओ छाँव में, कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भरकर
अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह करके कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाले पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। ध्यान में रख लेंगे, 6-7 वर्ष का एक बच्चा है लक्ष्मा का। ठीक, उसका वर्ष कितना है? 6-7 वर्ष पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। कौन कह रहा है? लक्ष्मा कह रही है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रहा, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गुथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2 बर्तन और ले आया था। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम के मैस्टीन से गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली थी। क्या क्या था? एक ध्यान रख लेंगे, एक गिलास था, एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम की मैस्टीन। ठीक, बांट ली और पत्थर से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना कर सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे से खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथों से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। उसको रोटियां बनानी आती नहीं थी और लक्ष्मा कैसे बना रही थी? गोल गोल रोटियां बना रही थी, डिबिया सरीखी। ठीक, आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन की एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्के के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बियों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटियां बनाकर बर्तन समेट चुकी थी और अब आटे से सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देख रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने से उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे से संबंधित चिंता होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी,
वह तो अभी घर से खाकर ही आया है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। जब गोसाई कहता है कि यह रोटियां तो बच्चे के लिए बनी है, तो रोटियां लेने से मना कर देती है लक्ष्मण। ठीक। ओह, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ रहा था। और बच्चे ने क्या कह दिया कि कहाँ रखी थी घर में रोटियां। ठीक, वो बच्चा भूखा था, तो रोटियों को देखकर उसको उसका संयम जो है ढीला पड़ गया। जब लक्ष्मण कहती हैं कि रोटियां रख कर आई हूँ, तो बच्चा जो वास्तविक स्थिति होती है कि रोटियां नहीं रखी हैं घर में, प्रकट कर देता है। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुख आरक्त हो उठा। आरक्त मने लाल हो गया। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माता की अनुमति बिना उन्हें स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर तो कभी माँ की ओर देख रहा था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया। मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। कौन कह रहा है? क्रोध में कह रही है बच्चे से लक्ष्मण। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटी के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतूहलपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रश्न के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। ध्यान में रखेंगे किस कहानी से लिया गया है। औरत के हाथ में बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है। कुछ से घटवार से लिया गया है। कौन कहता है? गोसाई कहता है। ठीक, किससे? एक तरह से मैं कहूँ लक्ष्मण से कह रहा है, और जो तनाव उस समय पैदा हो गया था उसको कम करने के लिए उसने कहा है ये बात। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसी ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में नमक तेल नहीं। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। तो क्या कहता है? गुसाई कहता है कि कुछ साग सब्जी होती तो बच्चा कुछ ज़्यादा खाना खा लेता, लेकिन लक्ष्मण कहती है कि अगर इतना ही भाग्यशाली होता तो मेरे पास क्यों पैदा होता। ठीक, इसके साथ ही वह यह भी कहती है कि 2-3 दिन से उसके घर में कुछ नहीं है, नमक तेल तक नहीं है। आज उसको कुछ पैसे मिले हैं और आज वो कुछ सामान घर ले जाएगी। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और हैं। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी। यह तो बात चली तो मैंने कह दिया, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रुखी आवाज में बोला, दुख तकलीफ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेंगे इस पंक्ति को। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इससे आसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। कौन कह रहा है? गुसाई कह रहा है। ठीक,
परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। ध्यान रख लेंगे, महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक, लक्ष्मा क्या कह रही है, वो जो पैसा दे रहा था उसको इनकार करती है लेने से और कहती है कि गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाता है। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें और वह बहुत है दिन काटने के लिए। यह किसका तर्क है, लक्ष्मा का। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा की मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपए लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेंगे। यह भी प्रश्न यहाँ से बना है यूजीसी में कि कितने सेर आटा मिलाया था गुसाई ने लक्ष्मा के आटे में। तो 2-2.5 सेर आटा, अपना आटा, गुसाई ने अपने आटे को 2-2.5 सेर आटा अपना आटा मिला देता है किसके आटे में, लक्ष्मा के आटे में। ठीक, ध्यान में रख लेंगे, 2-2.5 सेर मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, क्या बोल रहा है, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका हो गया। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी, ध्यान रखेंगे यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पुत परिवार वालों को देवी देवताओं की कोप से बचे रहना चाहिए। ठीक, कौन कहता है, ध्यान में रख लेंगे, गुसाई कहता है। ठीक, और क्यों कहता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वह क्या कहती है, जब आरंभ में ही हम पढ़ चुके हैं कि वो गंगनाथ जी की कसम खा के कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। ठीक, किंतु अंततः उसका विवाह किसी और से हो जाता है। तो उसी बात को कह रहा है कि गंगनाथ जी को जागर लगा देना, जो भूल चूक हुई है वो उसकी माफ़ी मांग लेना। ठीक, देवी देवताओं के कोप से बच कर रहना चाहिए पूत परिवार वाले को। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी की मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खसर खसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान स्तब्ध। ये थी कहानी और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, और मुझे ये यकीन भी है कि आप लोग को भी ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक, तो कैसी रही कहानी ये मुझे बिल्कुल बताइए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।